फ्रेंड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम थोड़ी बात कर रहे थे। 10th में आपने क्या क्या पढ़ा होगा ये सब मैं आपको बता रहा था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी अपन ने करे थे कि किस तरीके से प्रूव करते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी आगे की अपन बात करते हैं और थोड़ा ध्यान से सुनना कि किस तरीके से हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं एंगल मेजरमेंट। ठीक है, एंगल को कैसे मेजर करें ये अभी अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसके बारे में आप जानते होंगे ये कौन सा डायग्राम होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरीके से इसमें कुछ चीज़ें आप देखते हो। तो ये चीज़ होती है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाली होती है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये होती है वाई की नेगेटिव डायरेक्शन। ये तो आप जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये जो क्वाड्रेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं पूरे प्लेन को। तो इसके बाद एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप कभी भी इस तरीके से चलते हो, ठीक है, हमेशा आपको इसी लाइन से चलना होता है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि हमेशा आपको इसी डायरेक्ट लाइन से चलना पड़ेगा। तो इस लाइन से आप दो डायरेक्शन में चल सकते हो, या तो ऐसे ऊपर से जाके इस तरीके से, और या फिर उल्टा ऐसे चल सकते हो, नीचे से आके ऐसे ऊपर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये दो ही डायरेक्शन होती है। इनमें से एक डायरेक्शन होती है सीधी डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन होती है उल्टी डायरेक्शन। ठीक है, तो सीधी डायरेक्शन कौन सी होगी, जब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ में जाओगे। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट सेकंड से थर्ड मतलब सही तरीके से चल रहे हो, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरीके से चल रहे हो, तो ये डायरेक्शन होती है सही डायरेक्शन। और अगर अपन क्लॉकवाइज बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहली चीज मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं ऐसे बोलता हूं करेक्ट डायरेक्शन। करेक्ट तो अपन दोनों ही करेक्ट ही होती है, हम बोलेंगे अपने लैंग्वेज में बोलेंगे राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर सीधे तरीके से आप जाते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से घूमते हो, तो एंगल विल बी पॉजिटिव। अगर आप सीधी डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपको एंगल क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जितना आपने मेजर किया है उसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूं इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। और इस डायरेक्शन में आप ध्यान से देखिए आप क्या कर रहे हो, पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड में, फिर फर्स्ट में, ऐसे आप घूम रहे हो। तो अगर इस तरीके से आप चल रहे हो तो एंगल विल बी नेगेटिव। तो एंगल आपका नेगेटिव होगा अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो। तो पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि या तो आप क्लॉकवाइज मतलब सीधी डायरेक्शन में चलोगे या उल्टी डायरेक्शन में। तो जब भी आप सीधी डायरेक्शन में चलोगे आपको पॉजिटिव एंगल मेजर करना है, और जब आप उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो आपको नेगेटिव में एंगल मेजर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे मेजर करते हैं ये भी आपको बताते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से ये OA लाइन थी, आपको देखना है कि ये OA लाइन का एंगल कितना आएगा। ठीक है, और आपको ये दे रखा था कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो आप क्या बोलोगे, सर हमको हमेशा चलना कहाँ से होता है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, वो सीधा सीधा हम यहाँ पे पहुँच गए। तो जो आपको डायरेक्शन दिख रही है वो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है कि नेगेटिव वाली डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है, पॉजिटिव में हम चल रहे हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसीलिए वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। कितनी आएगी, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को मैं क्या बोलता हूँ, पाई/6
तो मैंने लिखा कि एंगल आ गया π/6। इस लाइन का एंगल कितना है, π/6। फिर आप बोलोगे कि सर जरूरी थोड़ी हम ऐसे जाएं, सीधा जाएं। हम क्या कर दे, हम ऐसे चले जाते हैं, एक बार पूरा हमने चक्कर लगा दिया और फिर ऊपर आ गए। इस तरीके से घूम के हम जाएंगे, कोई बात नहीं है। आप जहां पर भी चल रहे हो अभी, वो डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप बोलोगे वो डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, यानी एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन है, जो कि पॉजिटिव की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? कितना चल गया अभी देखना पड़ेगा अपन को। तो आपने देखा कि अगर आप इस तरीके से एक राउंड पूरा करते हो, अगर इस तरीके से आप एक राउंड पूरा करते हो तो एंगल कितना हो जाएगा, पूरे एक राउंड में 360 डिग्री का एंगल होता है। 360 डिग्री को रेडियन में हम बोलते हैं 2π। तो एक एंगल पूरा, मतलब एक राउंड आपने पूरा किया तो एंगल आपका हो गया 2π। और उसके बाद यहां से जब यहां आप गए तो वो भी पॉजिटिव की ही डायरेक्शन है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया प्लस, और कितना आगे चले गए π/6, तो एक π/6 और मैंने लगा दिया। कोई बात नहीं है। आप क्या बोलोगे, सर एक बार नहीं 2 बार घूम के आते हैं, तो इस तरीके से आपने 2 बार राउंड लगाया और फिर यहां पे पहुंच गए। तो अगर आपने 2 पूरे चक्कर लगाए हैं तो वो आ जाएगा 4π, 2 चक्कर का 2π + 2π 4π हो गया, और प्लस में फिर से कितना करना पड़ेगा, π/। प्लस क्यों कर रहे हैं हम बार बार, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं इसीलिए प्लस कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, उल्टा। अब आप बोलोगे कि सर यहां तो अपन खड़े थे, जरूरी थोड़ी सीधा जाएं, मैं तो ऐसे जाऊंगा। आई बात समझ? तो ऐसे अगर आप जाओगे तो आपको ये एंगल का पता नहीं है कि एंगल कितना है, तो आप क्या करो, जब आप इस तरीके से जा रहे हो तो हमेशा पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लो। तो ऐसे करके यहां पे आप रुक गए। तो अगर आप यहां पे रुके, इस तरीके से गए और यहां पर आप रुक गए, तो आपने क्या देखा कि पूरा एक चक्कर पूरा हो गया, बट डायरेक्शन कैसी है आपकी, नेगेटिव की डायरेक्शन। तो इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा -2π। तो क्या अपने डेस्टिनेशन पर अपन पहुंच गए हैं, क्या नहीं पहुंचे? अभी तो अपन को कहां पे पहुंचना था, यहां पे पहुंचना था, तो हम इधर से वापस मुड़ गए और वापस मुड़ के यहां पे चले गए। तो जैसे ही अपन वापस टर्न लिया, अपन ने अपनी डायरेक्शन कौन सी वाली हो गई, पॉजिटिव की डायरेक्शन हो गई। इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा प्लस, और कितनी दूर हम चले गए, π/6 और चले गए, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2π + π/6। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से आपको मेजरमेंट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी है। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हो तो क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूं इस तरीके से। तो सबसे पहले आपने देखा कि भाई यहां पे ये टोटल लाइंस 4 पार्ट्स ऐसे हैं। एक ये लाइन है पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, इस तरीके से लाइन होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसी लाइन का मेजरमेंट कितना होगा, खुद इस लाइन का मेजरमेंट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ये लाइन, इसी लाइन से तो हमको हमेशा मेजर करना होता है, तो एक तो 0 डिग्री का एंगल बन गया या 0 रेडियन का एंगल बन गया। ये तो आप देख सकते हो कि यहीं पे आपको रहना है, तो कोई एंगल नहीं बना है, इसका मतलब आप बोल सकते हो 0 एंगल बना है। ठीक है, आप ऐसा बोलोगे सर सीधा नहीं जाते हैं, अपन क्या करते हैं, एक राउंड घूम के आते हैं। तो अगर हमने एक राउंड ऐसे घूम के लिया, मान लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ पे घूम के आए, तो अपनी डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप बोलोगे अपनी डायरेक्शन है पॉजिटिव। कितना घूम के आए हैं, एक राउंड। एक राउंड का मतलब होता है 2π, तो 2π हमने पॉजिटिव में लिखा। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करें, सर 2 बार घूम के आ जाते हैं। 2 बार घूम के आ जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4π। 3 बार घूम के आ जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6π, एंड सो ऑन। ये तो चलता ही जाएगा जितनी बार आप घूम के आओगे। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे पूछा कि ऐसा नहीं, हम ऐसे थोड़ी जा, अब जरूरी थोड़ी मैंने ऐसे ही जाए, अपन क्या करते हैं, इधर से चलते हैं और इधर जाते हैं इस तरीके से। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं है, इसमें चलने में क्या है, इस बार बस आप उल्टी डायरेक्शन में चल गए हो तो आपको नेगेटिव एक और लगा देना पड़ेगा। तो एक मैंने नेगेटिव और लगा दिया। कितना चल के आए हो, पूरा का पूरा एक राउंड आपने कवर किया है, पूरा राउंड कवर किया है, तो 2π लिखना पड़ेगा। अगर आप 2 राउंड कंप्लीट करते तो 4π हो जाता, अगर आप 3 राउंड कंप्लीट करते तो 6π हो जाता। तो ये सब किस में चलेगा, माइनस में। इस तरीके से बढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है,
तो ये तो आप देख सकते हो इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी, कितनी दूर तक जाएगा आपसे, कितनी भी बार आप 30 बार, तो आप बोल सकते हो कि इनको एक साथ अगर आप देखो तो आप इस चीज को बोल सकते हो 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला है कि आप देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब जो है वो इवन नंबर है, देख सकते हो 2 4 6 ये सब इवन नंबर है। तो इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं 2n से। तो इतना बड़ा ये सब नहीं लिखना पड़े क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट नंबर है, किस किस को आप लिखोगे। इससे अच्छा आप सीधी एक बात लिख दो, क्या 2n पाई, मतलब इसको एक बार थीटा बोलता हूँ, थीटा बराबर 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 ऐसे रखते जाइए, -1 -2 -3, तो ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी। शॉर्ट में हमने बता दिया। तो कोई आपसे पूछे कि ये लाइन कौन सी है तो आप क्या बताओगे, सर ये 2n पाई वाली लाइन है। याद रहेगा आपको, क्या बोलोगे 2n पाई वाली लाइन। इसके बारे में बात करते हैं, ये कौन सी लाइन है। चलिए, तो हमको तो यहाँ तक पहुँचना है बस। कैसे पहुँच सकते हैं सबको पता है, आप आराम से कर सकते हो। तो आपने बोला कि सर इस तरीके से मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, तो ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव की डायरेक्शन है। कितना एंगल मैंने कवर किया है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, तो पाई कवर किया तो मैं इधर आ जाऊँगा। आप बोलोगे सर मैं तो ऐसे नहीं आऊँगा, एक राउंड पूरा कंप्लीट करके फिर आऊँगा। तो अगर एक राउंड आप कंप्लीट करते हो तो एक राउंड में कितना होता है टोटल 2 पाई। डायरेक्शन तो अभी भी आपकी पॉजिटिव ही है, तो 2 पाई हो जाएगा। और प्लस में यहाँ के बाद जो एक्स्ट्रा आएगा वो पाई। फिर आप बोलोगे 2 राउंड तो 4 पाई, लेकिन प्लस में यहाँ से जो एक्स्ट्रा आएगा वो कितना पाई, फिर कितना आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। नेगेटिव में आना चाहते हो तो नेगेटिव में आना चाहते हो तो यहाँ से जब आप सीधा यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है, इस तरीके से आप पहुँचोगे यहाँ से चल के, तो ये नेगेटिव वाली डायरेक्शन है। कितना एंगल है पाई, तो आंसर आ जाएगा -पाई। समझ में आई बात। इसी तरीके से मान लीजिए इधर से एक राउंड पूरा कंप्लीट करते हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राउंड आपने कंप्लीट किया तो वो हो गया -2 पाई। फिर से इसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ गए तो वो फिर से माइनस कितना पाई, तो -2 पाई और -पाई दोनों मिला के कितने हो गए -3 पाई, तो माइनस कितना हो जाएगा 5 पाई। इस तरीके से बढ़ते जाओगे। ठीक है, 2 पाई और पाई दोनों को मिला देंगे तो कितना 3 पाई, 4 पाई और पाई को मिला देंगे 5 पाई, 7 पाई। तो इन सभी को आप देख के बता सकते हो कि सर ये थीटा तो 3 पाई 5 पाई 7 पाई तो ओड पाइज वाले थीटा हैं। ओड पाइज वाले थीटा को बोलते हैं 2n+1 पाई फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, या फिर 2n-1 पाई फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो आप बोल सकते हो दोनों में से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन कौन सी होती है ओड पाई वाली लाइन, वो लाइन कौन सी होती है इवन पाई वाली लाइन। इवन पाई मतलब 2n पाई, ओड पाई मतलब 2n+1 पाई। क्लियर है। चलिए, ये 2 तो हो गए, अब बाकी के 2 के बारे में बात करते हैं। तो अभी 2 लाइन अपनी और बची हैं, एक वर्टिकल ऊपर वाली, एक दूसरी वर्टिकल नीचे वाली। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। इस बार मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर सीधा सीधा ऐसे चले जाइए। सीधा अगर ऐसे हम चले गए तो हम जानते हैं पॉजिटिव की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और एंगल हमने कितना कवर किया है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के एंगल को π/2 बोलते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर एक राउंड कंप्लीट करके आऊँगा, तो 2 पाई प्लस π/2। आप बोलोगे सर 2 राउंड कंप्लीट करके आऊँगा तो 4 पाई प्लस π/2 बढ़ता ही जाएगा। क्लियर है। आप बोलोगे कि सर मैं तो ऐसे नहीं आऊँगा, मैं तो क्या कर रहा हूँ उल्टा डायरेक्शन में ऐसे चल के आऊँगा। तो अगर आपने पूरा उल्टा एक चक्कर लगा दिया तो आप बोलोगे कि सर -2 पाई, लेकिन आपको तो यहीं पहुंचना था और आप आगे निकल गए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस ऐसे मुड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा। तो जैसे ही आप वापस मुड़ गए, आपकी डायरेक्शन तो पॉजिटिव की डायरेक्शन हो गई, और पॉजिटिव की डायरेक्शन में आपको फिर कितना चलना पड़ गया π/2, इसीलिए प्लस में आपका एक π/2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 चक्कर लगाओगे तो -4 पाई हो जाएगा। अगर आपने उल्टी डायरेक्शन में ऐसे 2 चक्कर लगा दिए तो -4 पाई हो जाएगा, और इस लाइन के बाद फिर से ऊपर आपको जाना पड़ेगा, तो इसीलिए प्लस में फिर से π/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है।
तो इसको देख के आप क्या बोल सकते हो, थीटा बराबर, आप क्या आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कितना 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो आपने लिखा 2n पाई, ये तो आपने लिखा, और इसके बाद हर एक में प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 है, तो आपने प्लस पाई बाय 2 भी लगा दिया, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 4n, और पाई कॉमन ले लिया तो +1 पाई बाय 2, n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। तो इसको बोल सकते हैं 4n + 1 पाई बाय 2। दूसरा नाम भी होता है इसका, दूसरा एक नाम और होता है, वो होता है 4n - 3 पाई बाय 2 n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। तो ये चीज़ आपने शायद पहले पढ़ी होगी इस तरीके की कि ये 4n + 1 पाई बाय 2 और 4n - 3 पाई बाय 2 ये दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, ठीक है। 4n + 1 और 4n - 3 दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। बोलने का तरीका क्या होता है, बोलने का ये तरीका होता है, देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कोई नंबर में अगर अपन 2 से डिवाइड करें तो कोई नंबर किस टाइप का हो सकता है, 2 के नज़रिए से देखें अपन तो कोई नंबर किस टाइप का हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, सर या तो 2 के नज़रिए से देखेंगे तो ओड हो सकता है, और या फिर वो कैसा हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है। तो अगर वो इवन नंबर है तो उसको हम क्या लिखेंगे 2n, और अगर वो ऑड नंबर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2n + 1। मतलब दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो इन्हीं 2 टाइप के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। फिर किसी ने बोला कि सर आप 2 के नज़रिए से मत देखो, आप 3 के नज़रिए से देखो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 के नज़रिए से नंबर क्या हो सकता है, चलिए 3 का भाग लगा के हम देख लेते हैं, 3 से उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो हो सकता है कि वो 3 से डिवाइड पूरा हो जाए, भाई दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो 3 से पूरे डिवाइड हो जाए। या फिर हो सकता है कि 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो एक रिमाइंडर बच जाए, तो एक रिमाइंडर बच जाए, मतलब मैंने 3 से पूरा डिवाइड किया और एक रिमाइंडर बच गया। हो सकता है 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर बच जाए, तो 3 से मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 2, तो उसको मैंने क्या लिखा 3n + 2। इतना ही हो सकता है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 से मैंने डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 बच जाए, ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब 3 के नज़रिए से टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, 3n + 1 3n + 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये जो नंबर है वो ऐसा है जिसमें 3 से पूरा डिवाइड चला जाएगा, ये वो नंबर है जिसमें 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, और ये वो नंबर है जिसमें अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? अब इस नंबर को मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं। इस पहले शब्दों में इसको क्या बोला कि अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसका मतलब ये किस टाइप का नंबर है कि 3 से पूरा डिवाइड है और प्लस में 1 ज़्यादा है, ऐसा नंबर है। तो अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोलूं कि पूरे 3 से डिवाइड करने के लिए 2 की कमी है, तो क्या ये गलत बात होगी क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं सर एक ही तो बात है, एक तरफ तो मैंने बोला है कि 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 ज़्यादा है, और एक तरफ मैंने क्या बोला कि 3 से पूरा डिवाइड हो उससे 2 कम है, कि मतलब अगर हमको 2 और मिल जाए तो ये 1 और वो 2 मिलके पूरा 3 हो जाएगा, जो फिर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 3n - 2। ये आपको समझ लेना है कि 3n + 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3n - 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये तो बोल रहा है 1 ज़्यादा है और ये क्या बोल रहा है 2 कम है, दोनों एक ही बात होती है। इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, तो 3 से डिवाइड करने पे 2 ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, इसको मैं 3n - 1 बोल देता हूँ। मतलब फिर से 3 से डिवाइड होने में 1 की कमी है। अगर एक और मिल जाता, इसमें अगर मैं एक और जोड़ देता तो ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाता। इसी तरीके से ऑड नंबर्स को हम 2n - 1 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं 4 से डिवाइड की बात करूं तो आप बोलोगे कि कोई भी नंबर या तो 4n टाइप का हो सकता है, या 4n + 1 टाइप का हो सकता है, या 4n + 2 टाइप का हो सकता है, या फिर 4n + 3 टाइप का नंबर हो सकता है। कभी भी 4n + 4 टाइप का कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो फिर 4 से डिवाइड हो ही जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इस नंबर को मैं कैसे पढ़ूंगा कि अगर मैं 4 से डिवाइड करूं किसी नंबर को तो उसमें 1 एक्स्ट्रा है, तो दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता हूं, 1 एक्स्ट्रा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर 3 और होता मेरे पास तो एक बार और डिवाइड हो जाता। तो इसलिए मैंने क्या लिखा इसको 4n - 3, कि मतलब 3 की कमी है।
ठीक है, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। इसने बोला है कि 2 एक्स्ट्रा है, फिर मैंने इसको लिख दिया 4n-2 कि 2 की कमी है। दो टाइप के आदमी हैं, एक टाइप तो ऐसे बोल रहा है कि ज़्यादा कितना है, और दूसरा टाइप क्या बोल रहा है कि कम कितना है। तो इसने बोला कि 2 ज़्यादा है, इसने बोला 2 कम है। इसने बोला 3 ज़्यादा है, उसने बोल दिया 1 कम है। एक और अगर होता तो 4 से फिर से डिवाइड हो जाता। तो इसीलिए मैंने क्या बोला है कि 4n+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4n-3π/2। क्लियर है, समझ में शायद आया होगा आपको। तो ये हो गया ऊपर वर्टिकल वाली लाइन। अभी नीचे वाली लाइन की हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपने देखा कि अगर मुझे इस नीचे वाली लाइन पे आना है तो मैं सीधा सीधा ऐसे आ सकता हूं। तो अगर मैं सीधे तरीके से आऊंगा तो आप देख सकते हो एंगल अपना कितना है। तो एंगल तो है भाई माइनस में चल रहा है, π/2 एंगल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -π/2। अगर मैं एक चक्कर ऐसे पूरा लगाऊंगा, सोच के देखना, मैंने अगर एक ऐसा चक्कर लगा दिया तो मैंने -2π कर दिया, और फिर से मुझे यहां आना पड़ेगा तो -π/2 हो जाएगा। अगर इस बार मैं क्या करूं, इस बार मैं ऐसे आता हूं, एक चक्कर मैंने यहां से यहां तक पूरा ऐसे लगाया, तो एक चक्कर जो मैंने लगाया है वो तो प्लस डायरेक्शन में लगाया है, तो इसीलिए प्लस का 2π आएगा, और वापस से मुड़ के मुझे यहां आना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे वापस से -π/2 करना पड़ेगा। तो 4π - π/2, 6π - π/2 इस तरीके से होता रहेगा, -6π -4π -2π, लेकिन हर बार लास्ट में एक -π/2 तो पक्का आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये सब कैसे हैं, इवन नंबर यानी 2nπ, और अब की बार -π/2 है फॉर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये बन गया 4n-1π/2 n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, जिसको आप जानते हो दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हो। इसने बोला है कि एक की कमी है, तो दूसरा वाला ज़्यादा वाला क्या बोलेगा, एक की अगर कमी है तो 3 ज़्यादा है, यानी 4n+3π/2 n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये चारों लाइंस के माने मैंने आपको बता दिया। आपको रट लेना है कि ये कौन सी लाइन होती है। ये लाइन होती है 2nπ, 2n+1 या फिर 2n-1π, 4n+1π/2 या फिर 4n-3π/2 या 4n-1π/2, 4n+3π/2, ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए अभी अपन आगे थोड़ा सा और काम करते हैं। तो यहां तक आपको एकदम समझ लेना है किस तरीके से एंगल हम मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है? तो थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी अभी अपन आपको और देने वाले हैं। तो फिर से अगर मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्या लॉजिक है ये आपको बाद में बताएंगे, अभी आप इसको याद रख लेना। इस लाइन पर हमेशा साइन थीटा का वैल्यू 0 आता है। ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, इस पे हमेशा साइन थीटा का वैल्यू 0 आएगा। ये जो पूरी आपको लाइन दिख रही है, इस पे कोस थीटा का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आई बात? ठीक है। दूसरी बात, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो टोटल नंबर होता है अनडिफाइंड। याद होगा आपको, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो अगर साइन थीटा 0 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड हो जाएगा? क्योंकि कोसेक थीटा तो 1/sin होता है, तो साइन तो 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पर भी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अच्छा, ऐसा भी कोई और होता है क्या जिसके डिनोमिनेटर में साइन होता है? तो बिल्कुल होता है। कौन? कोट थीटा। तो कोट थीटा भी अनडिफाइंड हो जाएगा। कोट थीटा की बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? कोस थीटा किसके किसके डिनोमिनेटर में आता है? सेक थीटा के। तो सेक थीटा यहां पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ऐसा और कौन होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा भी इस लाइन पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। सेम ऐसे ही यहां पर भी सेक थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, और यहां पर टेन थीटा भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ये याद रखना आपको। ठीक है, क्यों हो गया मैंने थोड़ा कारण आपको बताया। दो ही बात याद रखनी है, इस लाइन पे साइन थीटा और इस लाइन पे कोस थीटा 0 होते हैं। दूसरी बात, इस लाइन के ऊपर कोस थीटा का वैल्यू होता है 1,
इस लाइन पर कोस थीटा का वैल्यू होता है -1, इस लाइन पर साइन थीटा का वैल्यू होता है 1, इस लाइन पर साइन थीटा का वैल्यू होता है -1। बस ये और याद कर लेना है, रहेगा याद। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो आपको याद रखना है। इस फ्लो के हिसाब से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, बताइए साइन ऑफ 70 पाई। दूसरा मुझसे पूछा गया कोसेक ऑफ 13 पाई/2। किसी ने मुझसे पूछा, ठीक है, tan ऑफ 11 पाई/2। किसी ने मुझसे पूछा 3, 4। किसी ने पूछा cos ऑफ 22 पाई। फिर बोला कि sec ऑफ 71 पाई। फिर बोला साइन ऑफ 10301 पाई/2। चलिए पाई कर लेते हैं। फिर पूछा गया साइन ऑफ 93 पाई/2। ये सब मान लीजिए पूछा गया, तो आपको इनकी वैल्यूज़ आपको बतानी होंगी, किस तरीके से हम काम करते हैं। तो वैल्यूज़ बताने के लिए बस आपको क्या देखना है, आपको बस ये देखना है कि कौन सी वाली लाइन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो आप देखिए ध्यान से, ये कौन सा है, ये तो 70 पाई है। तो 70 पाई जो होता है वो ओड पाई है कि इवन पाई है? तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो ओड पाई है, सॉरी इवन पाई है। इवन पाई वाली लाइन कौन सी होती है? ये वाली, ये कोस एन पाई वाली लाइन होती है, याद होगा आपको, सॉरी साइन एन पाई वाली लाइन होती है, 2n पाई वाली, सॉरी इवन वाली। तो अगर इवन वाली, ये इवन पाई है, तो ये कौन सी वाली लाइन हो गई? ये, अगर ये लाइन है तो इस पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। तुरंत बता सकते हो, ठीक। इसमें बात करते हैं कोसेक 13 पाई/2। अब आपको ये पता करना है 13 पाई/2 के बारे में पता करना है, ठीक है। तो आपको याद होगा ये जो लाइन होती है वो कौन सी? 2n पाई वाली लाइन। ये जो लाइन होती है वो कौन सी? 2n+1 पाई वाली लाइन। ये जो लाइन होती है वो 4n+1 पाई/2। ये लाइन होती है 4n+3 पाई/2 होती है, ठीक। तो अब सबसे पहले तो मुझे क्या दिख गया? पाई/2 दिख गया। पाई/2 दिख गया मतलब ये दोनों तो खत्म हो गए, ओनली यही दो बचे हुए हैं। अब मैंने इसको 4 से डिवाइड करके देखा, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद में एक रिमाइंडर बचता है तो ये लाइन है, 4 से डिवाइड करने के बाद में 3 रिमाइंडर बचता है तो ये वो लाइन। तो मैंने 4 से डिवाइड किया तो इसमें तो एक रिमाइंडर बचेगा, 13 में 4 से डिवाइड करते तो एक रिमाइंडर बचता है, एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये तो ये वाली लाइन है। और इसके ऊपर कोसेक थीटा क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। और इस लाइन के ऊपर साइन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 1। तो कोसेक थीटा का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाई/2 दिख गया आपको? पाई/2 देख के देखिए कौन सी वाली लाइन होगी, या तो ये वाली लाइन होगी या फिर ये वाली लाइन होगी। यहां पे जो देख रहे हो आप, ये जो चीज देख रहे हो 11, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर 3 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये वाली लाइन है। इसके ऊपर tan थीटा कैसा होता है? अनडिफाइंड। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? अनडिफाइंड आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक 22 पाई। तो कोसेक 22 पाई की अगर मैं बात करूं तो ये देख लो कौन सा पाई है, ओड पाई है कि इवन पाई है? तो आप बोलोगे सर इवन पाई है। इवन पाई है इसका मतलब ये, इस लाइन के ऊपर कोस का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए ओड पाई है कि इवन पाई है? तो आप बोलोगे ओड पाई। ओड पाई की लाइन ये है, यहां पे सेक थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। समझ में आ गई बात आपको? तो 1/cos थीटा, इस लाइन पे cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? -1। तो आंसर आ जाएगा 1/-1, यानी -1 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओड पाई है कि इवन पाई है? यहां पे देख के बता सकते हैं, ओड पाई। ओड पाई है, ओड पाई की लाइन ये होती है, और ओड पाई पे साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। इज इक्वल टू, इसमें देखिए पाई/2, कैसा पाई/2 है? 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कैसा पाई/2 है। तो 4 से अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा? ये देखिए 4 से डिवाइड किया तो 92+1, 92 में तो पूरा पूरा भाग जाता है, और +1 कर दिया तो एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी 4n+1 है। 4n+1 की लाइन ये है जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू होता है 1।
तो शायद आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब इस डायग्राम का फ़ायदा क्या है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ये यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये 4 वैल्यूज़ आपको सॉल्व करके दिखानी है और क्या आंसर आता है आपको सेंड कर देना है। तो विनर अपन घोषित कर देंगे, तो आप जानते ही हैं। बट सब लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में पार्टिसिपेट किया करो। आप लोग इसमें बहुत कम पार्टिसिपेट करते हो, जो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं बस वही सेंड करते हैं। तो आपको सेंड करना चाहिए और होमवर्क भी आपको टाइम टू टाइम करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।